दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को समझेंगे। मतलब कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का इंट्रोडक्शन लेंगे कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या है, इसके डेफिनेशन क्लॉज के अंदर क्या बोला गया है, सेक्शन 1 क्या बोलता है, ये किस एक्सटेंट तक एप्लीकेबल होता है, और ये जितनी भी बातें हैं सेक्शन 3 के अंदर कि भाई ये किस तरीके से एप्लीकेबल होगा, सेक्शन 4 के अंदर जो जिसके अंदर इसकी डेफिनेशन दी गई है, सेक्शन 5 को समझेंगे। तो बेसिकली सेक्शन 1 to 5 को समझेंगे, इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बेसिकली है क्या। तो अब हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर अपने पार्टनरशिप एक्ट को खत्म करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और बेस को समझेंगे कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का मतलब क्या होता है और किस तरीके से हमें पता चलता है कि कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पार्टनरशिप है या नहीं है, कब हम उसको पार्टनरशिप बोलेंगे, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं, किस तरीके से वो अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं पार्टनरशिप एक्ट की वो हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर वीडियोस बाय वीडियोस उसको कवर करते जाएंगे और सारे सेक्शंस जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के वो खत्म कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने बोला, ये जो हमारी वीडियो है वो किस चीज़ के ऊपर है? इंट्रोडक्शन के ऊपर है। किस चीज़ के इंट्रोडक्शन के ऊपर? पार्टनरशिप के। अब पार्टनरशिप टॉपिक को समझना है तो हमारे इंडिया के अंदर कौन से एक्ट के अंदर पार्टनरशिप के बारे में बताया गया है, ये हमें बताया गया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस एक्ट की नॉलेज हमें होनी चाहिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की पार्टनरशिप टॉपिक को समझने के लिए। अब देखिए, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है हमारा, जो ये एक्ट है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट 1890 के ऊपर डिपेंड करता है। उसी से हमारा जो है ये जो एक्ट है वो बना है, उसी को बेस लेके। तो इसलिए ऐसी बहुत सी जगहें होती हैं जहाँ पे हमें केस लॉ के ऊपर रिलाय करना पड़ता है। तो उन केस लॉज के ऊपर रिलाई करने के लिए अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंडिया के अंदर हर चीज़ को फेस किया गया हो, या फिर इंडिया के अंदर कोई केस लॉ जो है या फिर जो हमारा एक्ट है अगर वो साइलेंट है किसी पर्टिकुलर मैटर के ऊपर, या फिर इंडिया के अंदर कोई केस नहीं है उस चीज़ के ऊपर, तो हम क्या करते हैं? फिर हम क्या करते हैं कि इंग्लिश केसेस को रेफ़र करते हैं। जो भी इंटरप्रिटेशन, जो भी सर्कमस्टांसिस वहाँ पे दी गई होती हैं, उसको इंडियन फैक्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल करके अप्लाई हम इंडिया के अंदर कर देते हैं। तो इसलिए जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है हम बेसिकली कहाँ से ड्राइव कर रहे हैं, कहाँ से इसकी चीज़ें हमारे पास आ रही है, वो इंग्लिश लॉ से हमारे पास चीज़ें आ रही हैं। अब क्या होता था जब हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं बना था, उससे पहले हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, जिसको हम ICA बोलते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हमारे पास कुछ सेक्शंस थे, सेक्शन 239 से लेके सेक्शन 266 तक, जो कि चैप्टर 11 के अंदर थे। ये जो सेक्शंस थे ये बेसिकली डील करते थे पार्टनरशिप के रिगार्डिंग। जितनी भी बातें होती थी पार्टनरशिप की वो इन सेक्शंस के अंदर बोली गई थी। लेकिन जो ये जो सेक्शंस थे ये सभी चीज़ों को कवर नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर अनटच्ड रह गई थी। मतलब इतने से सेक्शंस के अंदर हम पूरी पार्टनरशिप की जो चीज़ें थी उनको डील नहीं कर पा रहे थे। और जो इंडियन कोर्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश केसेस के ऊपर उनको रिलाय करना पड़ता था, क्योंकि ये जो हमारा एक्ट था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये बहुत सारी बातों के ऊपर साइलेंट था। फिर जो हमारी ज़रूरत जब इस चीज़ की बनी, जब हमें इसकी नेसेसिटी हुई, इंडियन ट्रेड इतना बढ़ा, तो फिर हमने अलग से एक एक्ट को एनेक्ट किया जिसका नाम हमने रखा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब देखिए, जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप अगर आप वर्ड पढ़ते हैं, पार्टनरशिप अगर हम वर्ड पढ़ें तो बेसिकली इस वर्ड को पढ़ के हमें क्या समझ आ रहा है? ये एक वर्ड जो है इसके अंदर पार्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। क्यों? क्योंकि देखिए पार्ट का मतलब क्या होता है? पार्ट मतलब हिस्सा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? हम हिस्सेदारी कर रहे हैं। मतलब कि पार्टनरशिप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये इसी वर्ड से ड्राइव हुआ है। तो पार्टनरशिप के अंदर हम क्या कर रहे हैं? एक रिलेशनशिप बना रहे हैं इस तरीके का जहाँ पे जो भी पार्टीज होंगी इसके अंदर उनको अपना हिस्सा मिलेगा। वो हिस्सा किस तरीके से मिलेगा? प्रॉफिट के तौर पर मिलेगा। प्रॉफिट क्यों मिलेगा? उन्होंने क्या किया होगा? क्योंकि वो इस पार्टनरशिप को, इस ग्रुप ऑफ पीपल को क्या दे रही है? लेबर दे रहा है वो व्यक्ति, जो भी पार्टनर है उसके अंदर स्किल दे रहा है, अपने कैपिटल दे रहा है, अपनी पैसा लगा रहा है उसके ऊपर, तो बदले में उसको अपना उसके अंदर पार्ट मिलेगा। क्योंकि उसने पार्ट लगाया तो उसको अपना पार्ट उसके अंदर मिल जाएगा। अभी जो पार्टनरशिप है इसको आप बोल सकते हो कंपनी से लेस है ये,
और सोल प्रोप्राइटरशिप से ज़्यादा है। मतलब इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप कहीं एग्जिस्ट करती है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, जो अब जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप होती थी, सोल प्रोप्राइटरशिप जो होती थी वो बहुत स्मॉल साइज पे बिजनेस कैरी फॉरवर्ड करती थी। बहुत स्मॉल साइज का बिजनेस होता था, कैपिटल भी बहुत कम लगा पाता था, क्योंकि एक इंडिविजुअल बंदा कितनी कैपिटल लगा लेगा। और जो कस्टमर की नीड होती थी वो सोल प्रोप्राइटर जो होती थी वो फुलफिल नहीं कर पा रही थी, और जो वर्कलोड होता था वो भी बहुत हैवी हो जाता था एक सिंगल बंदे के ऊपर। तो इसके सोल्यूशन के लिए क्या किया, दो या दो से व्यक्ति जब एक साथ आए, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति जब एक साथ आए इस पर्पज से कि वो मिलके बिजनेस करेंगे और ये जो डिफेक्ट्स इसके अंदर थे उनको खत्म करेंगे और अपने प्रॉफिट जो है शेयर करेंगे। तो पार्टनरशिप जो थी वो एग्जिस्टेंस के अंदर आई। मतलब अब देखिए यहाँ पे क्या क्या होने लग गया था, जब एक से ज्यादा लोग जब इकट्ठे होकर बिजनेस करने लगे, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल होगी कि भाई एक से ज्यादा, अगर एक बंदे के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो 1 लाख रुपए लगा पाए, तो अगर 5 बंदे मिलकर काम कर रहे हैं, तो अगर सबकी कैपेसिटी 1-1 लाख रुपए की है, तो अब हमारा बिजनेस 5 लाख की कैपिटल से हो सकता है, तो हम बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। ऐसे ही एक बंदा कितना काम कर लेगा, मान लीजिए उसके पास 5 लाख है अभी, तो एक बंदा कितना काम कर लेगा, लेकिन वहीं जब 5 बंदे मिलके काम करेंगे तो और अच्छे से काम हो पाएगा। और जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी जो नीड है वो भी अब हम अच्छे से फुलफिल कर पाएंगे सस्ते रेट्स के ऊपर, क्योंकि अब हम प्रॉफिट जो है ज़्यादा कमा सकते हैं। तो इसलिए ये जो हमारी पार्टनरशिप है ये इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करती है। अब कंपनी क्या होती है, कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड हो जाती है कहाँ पे, कंपनीज एक्ट के हिसाब से, उसके लिए अपने जो लॉज हैं वो अपने एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे हमें कंपनीज के बारे में जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि एक लिमिट हमें दी गई है कि कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम पार्टनर्स एक पार्टनरशिप के अंदर हो सकते हैं, और ये लिमिट हमें कहीं भी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर नहीं दी गई। ये लिमिट हमें कंपनीज एक्ट और कंपनीज रूल्स के अंदर दी गई है। अगर आप कंपनीज एक्ट 1956 पढ़ो और 2013 पढ़ो, तो क्या है कि इसके अंदर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है कितने बताए गए हैं, 20 बताए गए हैं। कौन सी केस के अंदर ये जो पार्टनर्स है 20 बताए गए हैं, जब नॉन बैंकिंग बिजनेस है, और 10 बताए गए हैं जब बैंकिंग बिजनेस है। लेकिन जब हम कंपनीज एक्ट 2013 को पढ़ते हैं तो ये हमें बोलता है, जब इसका सेक्शन 424 पढ़ोगे, इसके अंदर सेक्शन 11 पढ़ते हैं और इसके अंदर सेक्शन 424 पढ़ते हैं, तो ये हमें मैक्सिमम लिमिट 100 की बता देता है। और कंपनीज रूल्स जब हम पढ़ते हैं, जो न्यू कंपनी रूल्स है उसके हिसाब से, रूल 10 के हिसाब से हमें मैक्सिमम नंबर 50 बताए गए हैं। तो एक प्रिस्क्राइब लिमिट बताई गई है जिससे ज़्यादा पार्टनर्स एक पार्टनरशिप फर्म में नहीं हो सकते। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति होने चाहिए, लेकिन वो एक इतनी मैक्सिमम लिमिट तक होने चाहिए। अब क्या होगा अगर इस मैक्सिमम लिमिट को एक्सीड कर जाएंगे पार्टनर्स, तो इससे ये होगा कि वो जो पार्टनरशिप है वो क्या बन जाएगी, इलीगल बन जाएगी। अगर वो इसी तरीके से अपना बिजनेस ऑपरेट करती रहेगी, उसको क्या करना पड़ेगा, उसे एज ए कंपनी रजिस्टर करना पड़ेगा, उसे एज ए कंपनी काम करना पड़ेगा। अगर वो इससे ज़्यादा नंबर्स को एक्सीड करती है तो वो एज ए कंपनी जो है काम नहीं कर सकती। अब तो यही चीज़ हमें इन सेक्शंस के अंदर बताई गई है। अब हम आते हैं, मतलब हमें एक तरीके से बेस समझ आ गया कि पार्टनरशिप होती क्या है। अब पार्टनरशिप जो होती है, मतलब जैसे ABCD, इन्होंने क्या कहा, अगर हम एक बेस को समझे पार्टनरशिप के, इन्होंने कहा कि मैं अपने पैसे लगाऊंगा, इसने बोला मैं 1 लाख रुपए लगाऊंगा, इसने बोला मैं अपने 2 लाख रुपए लगाऊंगा, इसने बोला मैं अपने 3 लाख रुपए लगाऊंगा, इसने बोला मैं 50,000 रुपये लगाऊंगा। अब इन्होंने सबने मिलकर क्या किया कि अब ये सब अपनी जो कैपिटल है उसको कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और ये सब बोलते हैं अब जब हम मिलके बिजनेस करेंगे ना तो हम अपने प्रॉफिट को शेयर करेंगे। जो हमारा मोटिव होगा वो प्रॉफिट कमाना होगा, और प्रॉफिट को शेयर करेंगे एक रेशियो के अंदर। वो रेशियो उनकी वो अपने डिसाइड भी कर सकते हैं, और वो रेशियो ये इक्वल भी डिवाइड कर सकते हैं। तो वो जो रेशियो है इनकी, वो उस रेशियो के अंदर प्रॉफिट डिवाइड होगा। ये बिजनेस पर्पस के लिए करेंगे, मिलके करेंगे, ठीक है। ये जो है इनका पर्पस होगा पार्टनरशिप का। तो ये जो है मिलके क्या कहलाएगी, पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि इन सबके बिहाफ पे सिर्फ इनमें से कोई एक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए ए जो है वो सबके बिहाफ पे काम करे, या ये भी हो सकता है कि सब मिलके काम करें। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सबको मिलके ही काम करना है। अगर कोई एक भी सबके बिहाफ पे काम करता है तो वो पार्टनरशिप ही कहलाती है। जब हम सेक्शन 4 को समझेंगे तब हमें और अच्छे से समझ आएगा। सेक्शन 4 जो है और सेक्शन 6 जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे मेंस में बहुत बड़ी क्वेश्चन पूछता है। तो सेक्शन 4 के ऊपर एक स्पेसिफिक अलग से वीडियो भी बनाएंगे जहाँ पे हम एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप को समझेंगे। इसके अंदर अभी सिर्फ एक बेसिक्स को समझ रहे हैं। जब हम सेक्शन 4 के ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे वहाँ पे हम एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप को भी समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं एक पार्टनरशिप के अंदर।
अब हम आते हैं सेक्शन 1 के ऊपर। देखिए इसका सेक्शन 1 क्या बोलता है। अगर हम सेक्शन 1 को रीड करें तो सेक्शन 1 हमें बोलता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमिटमेंट, मतलब सबसे पहले बताता है कि किस नाम से जाना जाएगा। तो ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है इसको हम बोलेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इस नाम से ये जाना जाएगा। जो इसका नाम होगा वो क्या होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। दूसरी बात बताता है कि कहाँ तक, किस एक्सटेंट तक एप्लीकेबल होगा। तो अगर हम एक्ट को पढ़े तो ये बोलता है इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। अब ये जो है जम्मू कश्मीर पे एप्लीकेबल होता है जब से वो रिपील हुआ है। तो वैसे देखा जाए तो क्या बोला गया है कि इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, तो पूरे इंडिया के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। उसके बाद तीसरी बात आती है कि ये कब फोर्स में आएगा। जो कमेंसमेंट है, कमेंसमेंट वाली बात है, उसके बारे में बताता है। तो इट शेल कमेंस फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 1932। तो ये जो पूरा एक्ट है ये 1 अक्टूबर 1932 से एप्लीकेबल हो गया। लेकिन इसका एक सेक्शन जो था, सिर्फ एक सिंगल सेक्शन, वो इस दिन जो है कमेंस नहीं हुआ, वो शुरू नहीं हुआ। जो इसका सेक्शन 69 था वो फोर्स के अंदर आया 1 अक्टूबर 1933 से, एक साल बाद। उसको एक साल बाद जो है एनफोर्समेंट के अंदर लाया गया। सिर्फ कौन से सेक्शन को, सेक्शन 69 को। तो ये बातें हमें सिर्फ इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि ये प्री के अंदर टिक मार्क वाले क्वेश्चन के अंदर पूछ लेता है कि ये जो सेक्शन है वो कब से एप्लीकेबल हुआ, या फिर जो पार्टनरशिप एक्ट है वो किस दिन से एप्लीकेबल हुआ। इसलिए हमें ये चीज पता होनी चाहिए सेक्शन 3 की। अब हम आते हैं डेफिनेशन क्लॉज के ऊपर। अब डेफिनेशंस हमें इसके अंदर दी गई है। अब डेफिनेशंस को अगर हम समझे तो सबसे पहले क्या बताता है, इन द एक्ट अनलेस देयर इज एनीथिंग रेपिगेंट टू द सब्जेक्ट और कंटेंट्स। अब पहली जो इसने डेफिनेशन दिया वो किस चीज की दी है, एक्ट ऑफ द फर्म्स। एक्ट ऑफ द फर्म्स मींस एनी एक्ट और ओमिशन। अब ये जो एनी एक्ट और ओमिशन है मतलब कि सीरीज ऑफ एक्ट या सीरीज ऑफ ओमिशन। जब हम आईपीसी पढ़ते हैं तो वहां पे भी हम ये जो वर्ड्स हैं वहां पे पढ़ते हैं। तो मींस एनी एक्ट और ओमिशन बाय ऑल पार्टनर्स, या तो सारे पार्टनर्स कर रहे हैं या फिर उनमें से कोई इंडिविजुअली कर रहा है। और एजेंट ऑफ द फर्म विच गिव राइज टू अ राइट इन्फोर्सिबल बाय और अगेंस्ट द फर्म, कि वो ऐसे राइट को जन्म देता है जो कि इन्फोर्सिबल है बाय पार्टनरशिप फर्म और अगेंस्ट पार्टनरशिप फर्म्स। अब जैसे देखिए ए बी सी 3 पार्टनर हैं। अब क्या होता है, जैसे इसने वर्ड यूज किया एजेंट या इसने वर्ड यूज किया पार्टनर। पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं वो सब अपने आप में प्रिंसिपल भी होते हैं और वो सभी अपने आप में एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं। तो इसलिए अगर सब मिलके कोई काम करते हैं और उससे कोई लाइबिलिटी या कोई असर्ट्स मतलब कोई राइट्स अराइज होते हैं तो वो सभी के लिए एप्लीकेबल होंगे। ऐसी कोई लाइबिलिटी अराइज होगी तो वो भी सभी के लिए एप्लीकेबल होगी। अब इनके बिहाफ पे, सभी पार्टनर्स के बिहाफ पे अगर कोई एक व्यक्ति भी काम करता है, मान लीजिए ए ने कोई एक्ट किया, तो इसके एक्ट के लिए ये सब भी लाइबल होंगे। ऑल विल बी लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ अ सिंगल पर्सन ऑल्सो बिकॉज ही इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनरशिप फर्म। वो अपने इंडिविजुअल बिहाफ पे काम नहीं कर रहा, वो पूरी फर्म के बिहाफ पे काम कर रहा है, जो पार्टनरशिप फर्म है। तो ये जो है ए बी सी, ये सब क्या है, इसके अंदर पार्टनर्स हैं। ये सब क्या है, एजेंट्स भी हैं। ये सब क्या है, प्रिंसिपल भी हैं। तो ये सब अपने आप में क्या होते हैं, एक दूसरे के बिहाफ पे एक दूसरे के लिए ही काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए अगर कोई भी लाइबिलिटी अराइज होती है, मतलब इनके किसी एक्ट के कारण या किसी ओमिशन के कारण, तो उनके लिए सभी जो है वो लाइबल होंगे। तो ये फर्स्ट जो इसका डेफिनेशन है उसके अंदर हमें ये बात बताई गई। उसके बाद अगर हम बिजनेस को समझें, बिजनेस के लिए क्या बोलते हैं, बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। की बिजनेस का मतलब क्या है, सभी प्रकार के ट्रेड, सभी प्रकार की ऑक्यूपेशन एंड सभी प्रकार के प्रोफेशन। जो हमारी ये डेफिनेशन है इसके हिसाब से, इस डेफिनेशन को प्रोफेसर अंडरहिल ने क्रिटिसाइज किया। उन्होंने बोला ये जो डेफिनेशन है बहुत वीक डेफिनेशन है, बहुत ही वेग डेफिनेशन है और बहुत ही क्लियर नहीं है, डज नॉट क्लियर द ट्रू सेंस ऑफ बिजनेस। क्योंकि जो ऑक्यूपेशन और बिजनेस है, जैसे हम किसी चीज़ का प्रोफेशन कर रहे होते हैं या कोई ऑक्यूपेशन होता है, जैसे कोई व्यक्ति टीचर है या कोई व्यक्ति एडवोकेट है, कोई व्यक्ति डॉक्टर है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो क्या हो, बिजनेस हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई सिर्फ सर्विस देने के पर्पज से, जैसे प्रोफेशंस होते हैं, उनको हम ये नहीं बोलते कि वो बिजनेस है। अगर वो बिजनेस होते तो हम उनको प्रोफेशन क्यों बोलते। तो प्रोफेशंस, ऑक्यूपेशंस बहुत बारी ऐसा होता है कि वो बिजनेस नहीं होते।
हाँ, अगर वो सब मिल के एक साथ काम करते हैं इस पर्पस से कि हम प्रॉफिट अर्न करेंगे बिजनेस के पर्पस से, अगर उनका मोटिव यही होता है तो फिर वो बिजनेस कहलाता है, अदरवाइज वो बिजनेस नहीं कराता। तो इसको इसलिए प्रोफेसर अंडरहिल ने इसको थोड़ा क्रिटिसाइज किया कि ये जो डेफिनेशन है एक तरीके से एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है। अभी जब हम सेक्शन 8 पढ़ेंगे तो वहां पे भी हमें पता चलेगा कि सेक्शन 8 क्या कहता है। सेक्शन 8 भी यही कहता है कि ए पर्सन मे बिकम अ पार्टनर विद अदर पर्सन इन अ पर्टिकुलर एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग। तो एक तरीके से हम क्या देख रहे हैं, बिजनेस मतलब कि अगर हम उसको प्रैक्टिकल सेंस के अंदर देखें कि जो भी कोई व्यक्ति मिलके कोई काम कर रहा है, कोई ट्रांजेक्शन के अंदर एंटर कर रहा है, तो वो बिजनेस कहलाता है। अब यहाँ पे हमें ये जानना जरूरी है कि भाई ये सिंगल ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मैं मिला, मेरा एक फ्रेंड मिल गया बी, हम दोनों ने मिलके क्या कहा कि चल हमारे पास एक गाड़ी है, इसको मिलके बेचते हैं और जो भी पैसा इसमें से मिलेगा दोनों आधा आधा कर लेंगे, क्योंकि जो बायर है वो मिलके ढूंढ रहे हैं। तो ये जो है पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, बिकॉज इट इज अकरिंग फॉर अ सिंगल ट्रांजेक्शन। अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिंगल ट्रांजेक्शन ही हो, क्योंकि यहाँ पे हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, कैरिड ऑन। अभी जब हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन तो वहां पे कैरिड ऑन वर्ड यूज होता है। हो सकता है कि सिंगल ट्रांजेक्शन के बाद हम उसके अंदर कॉन्टिन्यूस रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो। अब जैसे मैं और मेरा फ्रेंड मिला कि भाई ये गाड़ी हम बेचेंगे, अब हमें लगा कि यार इसमें तो बहुत प्रॉफिट है, अब हम मिलके क्या कर रहे हैं, कहीं और से गाड़ी खरीद रहे हैं, आगे बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। तो वी आर एंटरिंग इनटू नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस। तो ये क्या बन जाएगी, ये पार्टनरशिप बन जाएगी। पार्टनरशिप बनने के लिए जरूरी नहीं है कि हमारे पास पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो सकता है कि वो इम्प्लाइड भी हो सकता है। अब जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए कि क्या कर रहा है, एक फिल्म बना रहा है। अब फिल्म बनाने में क्या होता है, एक सिंगल ही तो ट्रांजेक्शन है, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, ये एक सिंगल एडवेंचर है, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है कि एक सेंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स और कॉन्टिन्यूस रिलेशनशिप मेंटेन रह रहा है बहुत लंबे टाइम तक। तो इसलिए ये भी एक बिजनेस बन जाएगा, एक फिल्म बनाना। ऐसी एक कॉल माइन के अंदर आप कुछ काम कर रहे हो, तो वो एक सिंगल ट्रांजेक्शन है, कॉल ही तो खो दिया आपने, लेकिन आप उसके अंदर कॉन्टिन्यूस सेंस ऑफ ट्रांजेक्शन के अंदर रह रहे हो, कॉन्टिन्यूस रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो। ऐसी कोई रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेता है, रोड बनाना एक सिंगल एडवेंचर हो गया, लेकिन उसके अंदर क्या कर रहे हो, नंबर मतलब लंबे टाइम तक आप रिलेशन में रह रहे हो, कॉन्टिन्यूस रिलेशन रह रहा है, आप उसके अंदर पेमेंट्स ले रहे हो, तो वो बिजनेस के अंदर आ जाएगा। तो ये जो सेक्शन 2B है ये हमें ये बताता है कि बिजनेस क्या होता है। फिर आते हैं हम सी के ऊपर, ये बोलते हैं प्रेस्क्राइब मींस प्रेस्क्राइब रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। तो ये कोई भी मतलब प्रेस्क्राइब का मीनिंग सिंपल सा है कि कोई भी जो रूल्स प्रेस्क्राइब किए गए हैं इस एक्ट के अंदर वो सारे उनका मतलब प्रेस्क्राइब हो जाएगा। फिर आते हैं हम रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार का मतलब क्या होता है, रजिस्ट्रार जो है इसके अंदर ऐड किया गया है, रजिस्ट्रार मींस अ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स अपॉइंटेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 57 and includes deputy registrar of firms and assistant registrar of firm appointed under subsection 2 of that section। जो सेक्शन 57 के हिसाब से जो अपॉइंट होता है, जो सेक्शन 57 के सबसेक्शन 1 के हिसाब से जिस व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं उसको हम रजिस्ट्रार बोलते हैं, और इसके अंदर डिप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ फर्म जो कि सबसेक्शन 2 के हिसाब से अपॉइंट होता है वो भी इंक्लूड हो जाता है रजिस्ट्रार वर्ग के अंदर। रजिस्ट्रार होता कौन है, जहाँ पे हमारी ये रजिस्ट्रेशन होती है, पार्टनरशिप फर्म जहाँ पे रजिस्टर होती है, जहाँ पे हम सारी अपनी चीजें दे रहे होते हैं, उसी को हम पार्टनरशिप फर्म और उसी को हम रजिस्ट्रार बोल देते हैं। जैसे कंपनीज के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के पास हमारा सारा काम होता है जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप होता है जहाँ पे हमारा काम होता है। ठीक है, रजिस्ट्रार के बाद आती है थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी क्या होता है, क्या बोलता है कि यूज इन रिलेशन टू अ फर्म और टू अ पार्टनर देयर इन मीन्स एनी पर्सन हु इज नॉट पार्टनर इन अ फर्म। अब जैसे हम इसको कैसे समझ सकते हैं, एक हमारी पार्टनरशिप फर्म है जिसके अंदर ए बी सी तीनों पार्टनर है। ये क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे अभी मैंने कार का एग्जांपल लिया था, तो गाड़ी बेचने का बिजनेस करते हैं। अब ये डी बंदे को गाड़ी बेचते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो डी है ये क्या है, पार्टनर नहीं है इस फर्म के अंदर, इज नॉट अ पार्टनर इन दैट फर्म। सो ये क्या बन जाएगा, एक थर्ड पर्सन बन जाएगा। अगर हम डेफिनेशन को दोबारा देखें तो क्या बोल रहा है, यूज इन रिलेशन टू अ फर्म और टू अ पार्टनर देयर इन मीन्स एनी पर्सन हु इज नॉट पार्टनर इन द फर्म। कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी अगर ये डील कर रहे हैं, मान लीजिए जिससे सामान खरीद के ला रहे हैं, मान लीजिए जिससे ये जिसके साथ भी अपना अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, कोई भी जो व्यक्ति है जो फर्म के अंदर मेंबर नहीं है, वो क्या माना जाएगा, थर्ड पर्सन माना जाएगा। कौन से सेक्शन के हिसाब से,
सेक्शन 2 के क्लॉज डी के हिसाब से, थर्ड पार्टी उसको हम बोलेंगे। फिर आता है ई क्लॉज, ये बोलता है एक्सप्रेशन यूज बट नॉट डिफाइंड अंडर दिस एक्ट एंड डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शैल हैव मीनिंग असाइन टू देम इन दैट एक्ट। अच्छा, कि भाई अगर कोई वर्ड, कोई भी एक्सप्रेशन जिसको हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर डिफाइन नहीं किया गया और कहाँ पे किया गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर किया गया, तो जो भी वहाँ मीनिंग दिया गया वो इसके ऊपर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है इसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है। तो इतनी सी बातें हैं जो हमें डेफिनेशन के अंदर दी गई हैं। अब हम आते हैं सेक्शन 3 के ऊपर। सेक्शन 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 3 क्या बोलता है, एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्ट 9 ऑफ 1872। एक्ट 9 ऑफ 1872 कौन सा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहा है ये। तो उसके जो प्रोविजंस है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वो एप्लीकेबल होंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के ऊपर। किस हिसाब से, वो सेक्शन को रीड करके देखते हैं। क्या बोल रहा है, द अनरिपील प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अनरिपील मतलब कि जिनको रिपील नहीं किया गया, जिनको हटाया नहीं गया। कौन से सेक्शंस हटा दिए गए, जैसे अभी मैंने बताया था सेक्शन 239 से सेक्शन 266 हटा दिए गए, जिसके अंदर पार्टनरशिप के बारे में बात हो रही थी। तो इसके अलावा जोन से सेक्शंस नहीं हटाए गए, जो चैप्टर 11 के अंदर हटाए गए, इसके अलावा जोन से सेक्शंस नहीं हटाए गए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, save insofar as they are inconsistent with the express provisions of this act shall continue to apply to the firms। और वो कैसे, जैसे जो नहीं हटाए गए वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन से, तो वहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का जो प्रोविजन है वो नहीं चलेगा, उसके ऊपर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रोविजन चलेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें ये जानना कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की चीज़ें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के ऊपर एप्लीकेबल होंगी। अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट उस जगह पे इनकंसिस्टेंस है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, और अगर कोई बात यहाँ पे नहीं बोली गई तो उसके ऊपर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वैसे ही एप्लीकेबल होगा। जैसे एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के अंदर अगर हम सेक्शन 10 पढ़ें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो उसकी कंडीशंस बताइए कि क्या क्या कंडीशंस पूरी होनी चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। तो वो चीज़ें जो हैं पूरी होनी चाहिए, तो एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड माना जाता है। तो यहाँ पे अगर आप पार्टनरशिप का भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वहाँ पे सेक्शन 10 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो एप्लीकेबल होगा, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट के अंदर इस तरीके की कोई बात नहीं बोली गई है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 4 के ऊपर। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे जिसके अंदर हम इसके एसेंशियल्स को समझेंगे कि क्या एसेंशियल्स होते हैं एक पार्टनरशिप फर्म के। अभी इसके अंदर हम रीड करते हैं और देखते हैं कि क्या बताया गया। ये बोलता है पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है। अब देखिए रिलेशन टर्म को अब अगर हम समझने जाए तो ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, तो इसका ईच एंड एवरी वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है कि ये रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स। अब पर्सन्स बोल रहा है मतलब एक से ज़्यादा व्यक्ति की बात हो रही है, दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति की बात हो रही है। अब पर्सन कौन होता है, पर्सन जो है वो लीगल पर्सन होना चाहिए या नेचुरल पर्सन होना चाहिए, लीगल पर्सन होना चाहिए या नेचुरल पर्सन होना चाहिए। जैसे इंडिविजुअल हो गया ए बी सी, इस तरीके से ये हो गए नेचुरल पर्सन, और लीगल पर्सन हो गए जैसे कंपनी हो गई या इस तरीके की कोई चीज़ होगी तो लीगल पर्सन हो गई। जो हमारी पार्टनरशिप होती है वो लीगल पर्सन नहीं होती, पार्टनरशिप जो होती है वो लीगल पर्सन नहीं होती। अब ये कौन से केस के अंदर बताया गया इसको आप कमेंट में बताइए, इसको हम अगली वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए दो पार्टनरशिप फर्म एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकती। ठीक है, तो क्या है पार्टनरशिप, एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट। वो क्या कर रहे हैं, एग्री हो रहे हैं प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। तो ये चीज़ पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा जो चीज़ें बोली गई हैं वो भी होती हैं कि जो पर्सन्स है वो अपने बीच में रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए, प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, किसके, बिजनेस के। अब बिजनेस क्या होता है ये भी अभी हमने डिस्कस किया था सेक्शन 2 के क्लॉज बी के अंदर। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम, कि एक व्यक्ति भी कर सकता है उनके बिहाफ पे, जैसे ए बी सी पार्टनर थे तो ये कर रहा है सबके बिहाफ पे, या ये सब मिलके काम कर रहे हैं उसके अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप बोलेंगे। पार्टनरशिप की डेफिनेशन एक तरीके से यहाँ पे हमें बताई गई है कि पार्टनरशिप क्या होती है। अब इसके अंदर ये जो पूरी पार्टनरशिप थी, जो पार्टनरशिप थी, जो उनके बीच में रिलेशन था, जिन व्यक्तियों के बीच में रिलेशन था, जैसे ये पर्सन एंटर हुए ए बी सी, ये सब क्या कहलाएंगे, इनको हम इंडिविजुअली क्या बोलेंगे,
पार्टनर्स बोलेंगे। ए अपने आप में क्या है, एक पार्टनर है, बी अपने आप में क्या है, एक पार्टनर है, सी अपने आप में क्या है, पार्टनर है। तो इंडिविजुअली ये क्या कहलाएंगे, पार्टनर्स कहलाएंगे। यही बात बोल रहा है, पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन और अदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली पार्टनर्स। तो इनको हम क्या बोलेंगे, पार्टनर्स बोलेंगे। और कलेक्टिवली जब एक साथ इनको हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, फर्म बोलेंगे, पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे। जो इनके बीच का रिलेशन है वो क्या है, पार्टनरशिप है। इंडिविजुअली क्या है, ये पार्टनर्स हैं। और ये जो इनको टोटल जब कलेक्टिवली एक साथ बोलेंगे तो फर्म बोलेंगे। एंड द नेम अंडर विच देयर बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड फर्म नेम। और जिस भी नाम के अंदर वो एंटर करेंगे, मतलब काम करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, फर्म नेम। जैसे मैंने नाम रखा कुशांक एंड सन्स पार्टनरशिप फर्म, तो ये क्या है, फर्म नेम है। तो ये बात हमें सेक्शन 4 के अंदर बताई गई है। सेक्शन 4 को अभी हम और डिटेल के अंदर डिस्कस कर सकते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, जिसके अंदर हम एसेंशियल्स को समझेंगे। अब हम आते हैं सेक्शन 5 के ऊपर, जो कि इस वीडियो का आखिरी सेक्शन होगा। सेक्शन 5 क्या बोलता है, सेक्शन 5 बोलता है पार्टनरशिप नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस। कि जो पार्टनरशिप होती है वो कैसे नहीं क्रिएट होती, स्टेटस से क्रिएट नहीं होती। पार्टनरशिप कैसे क्रिएट होती है, पार्टनरशिप जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट से क्रिएट होती है। पार्टनरशिप स्टेटस से क्रिएट नहीं होती, वो कैसे क्रिएट होती है, कॉन्ट्रैक्ट से क्रिएट होती है। अब स्टेटस का मतलब क्या है, स्टेटस मतलब जैसे अगर हम हिंदू ज्वाइंट फैमिली देखते हो तो वहां पे आपको कैसे स्टेटस मिलता है, बाय बर्थ स्टेटस मिलता है। क्यों, क्योंकि सिर्फ वो उस फैमिली के मेंबर है, तो वो क्या बन गए, उसके मेंबर बन गए, ज्वाइंट हिंदू फैमिली के। तो इसलिए जो कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो ये पार्टनरशिप है, ये कैसे एग्जिस्टेंस के अंदर आ रही है, ये कॉन्ट्रैक्ट से आ रही है। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो विल ऑफ द पार्टीज से होता है। यहाँ पे हम मिल के चाहेंगे, ए बी सी वो मिल के चाह रहे हैं कि हम मिल के बिजनेस करें, लेकिन स्टेटस जो है बर्थ से आ रहा है। अब मैं ए तो ये नहीं चाह सकता ना कि मैं इस वाली फैमिली के अंदर पैदा हो जाऊं तो मैं हिंदू ज्वाइंट फैमिली मेंबर का पर्सन बन जाऊं। तो ये हमारे चाहने ना चाहने से नहीं होता, ये बाय बर्थ होता है। बाय बर्थ आपको ये स्टेटस मिलता है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसे हो रहा है, विल ऑफ द पार्टीज के ऊपर हो रहा है। हम मिल के चाह रहे हैं कि चलो मिल के बिजनेस करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो जो पार्टनरशिप होती है वो क्या है, वो स्टेटस का क्रिएशन नहीं है, वो किसका क्रिएशन है, कॉन्ट्रैक्ट का क्रिएशन। और कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से एंटर किया जाता है, विल ऑफ द पार्टीज से एंटर किया जाता है। तो इसलिए जो हिंदू ज्वाइंट फैमिली या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो भी इसको हम बोले हैं, वो पार्टनरशिप से अलग है, क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप नहीं है, ये पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हम इस कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा एंटर नहीं करें। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टनरशिप नहीं कर सकते, हाँ वो अपना कॉन्ट्रैक्ट करके इस पार्टनरशिप के अंदर एंटर कर सकते हैं, लेकिन वो पार्टनर नहीं कहलाते। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करके आ रहे हैं तो फिर अपने एग्रीमेंट करके आ रहे हैं तो फिर वो पार्टनरशिप हो जाएगी, वो अलग चीज़ है। अब क्या बोल रहे हैं, द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस। वही बात बोल रहे हैं कि जो पार्टनरशिप होती है वो कॉन्ट्रैक्ट से एंटर होती है, स्टेटस से एंटर नहीं होती। एंड इन पर्टिकुलर द मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैरिंग ऑन फैमिली बिजनेस एज सच और बिजनेस बुद्धिस्ट हस्बैंड और वाइफ कैरिंग ऑन बिजनेस एज सच आर नॉट पार्टनर्स इन सच बिजनेस। तो जो इस तरीके के मेंबर्स होंगे, HUF के मेंबर्स होंगे, या इस तरीके के जो बुद्धिस्ट हस्बैंड वाइफ मिलकर काम कर रहे हैं, वो पार्टनर्स नहीं कहलाएंगे। लेकिन हाँ, अगर अपने बीच में एग्रीमेंट करते हैं और वो कहते हैं कि हम इस तरीके का काम करेंगे, तो वो फिर कहलाया जा सकता है कि वो पार्टनरशिप कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक केस आता है जल्दू अनोठा रघुराम आर्य वर्सेस जल्दू बप्पन राव का, जिसके अंदर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने बताया था कि जो पार्टनरशिप होती है और जो को ओनरशिप होती है उसके बीच में भी डिफरेंस होता है। सिर्फ ये, इसका मतलब ये नहीं कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को विल से कोई प्रॉपर्टी मिलती है, मतलब जैसे A और B को C की विल से प्रॉपर्टी मिलती है। अब यहाँ पे ये इस प्रॉपर्टी के क्या हो जाएंगे, को ओनर हो जाएंगे, लेकिन अब मिलने के बाद वो उसको सेपरेट नहीं करते हैं, उस इसी प्रॉपर्टी से वो दोनों मिलके लगातार काम करते रहते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि वो पार्टनरशिप में आ गए। तो को ओनरशिप और पार्टनरशिप, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या हिंदू ज्वाइंट फैमिली, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, जो भी बोलिए, उसके अंदर डिफरेंस होता है। यहाँ पे मैंने अभी आपसे केस पूछा था, उसको आपने अगर कमेंट में किया होगा तो उस केस का नाम है दुलीचंद वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इसके अंदर क्या हुआ था ये आप बताना। मतलब अभी मैंने बीच में वीडियो को बताया था कि ये एक फेमस केस है जिसके अंदर हमें एक चीज बताई गई थी, तो मैंने उस केस का ही नाम बता दिया, तो आप उसको रिलेट कर सकते हो कि ये किस चीज से रिलेटेड है। दुलीचंद वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का केस।
तो ये जो चीज़ें हैं हम यहाँ पे हमें इंट्रोडक्शन मिल गई कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें हमने जान ली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम डिटेल के अंदर सेक्शन 4 को समझेंगे जो कि हमें एसेंशियल्स को बताता है, और सेक्शन 6 से आगे के जो सेक्शंस हैं पार्टनरशिप एक्ट के, उनको हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। वीडियो वाइज वीडियोस हो, जितनी कम से कम वीडियोस हो सके उसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्टनरशिप एक्ट का टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप एक्ट के बाद।